Hello students. So we know that NEET is really approaching closer. बहुत कम टाइम बचा है. इतना सारा सिलेबस पढ़ लिया, but now is the question कि हम रिविजन कैसे करें. So रिविजन कैसे होनी चाहिए? Short time में efficient and effective, right? So to solve this particular puzzle, we have came up with NEET exam favorites. तो आज जो हमने चैप्टर चूज किया है विच इज़ हैविंग अ वेरी हाई वेटेज इन द नीट एग्जाम इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. जेनेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें से हम हर साल देखते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए. सो हाउ टू रिवाइज दैट? सो फॉर दैट वी हैव क्रिएटेड दिस की कॉन्सेप्ट चार्ट. सो हम जानते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की जब हम बात करते हैं तो इट स्टार्ट्स विद मेंडल हु इज बीइंग कंसिडर्ड एज फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स. उन्होंने पी प्लांट पे वर्क किया and then certain type of crosses को perform किया. So the first important topic of this particular chapter is the types of cross that he has performed. He started the crosses with pure lines. Do remember this all the time. That means homozygous पेरेंट्स से उन्होंने हमेशा क्रॉस को स्टार्ट किया. मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस किए जहां एक कैरेक्टर कंसिडर किया. डाईहाइब्रिड क्रॉसेस किए जहां पे दो कैरेक्टर्स कंसिडर किए. एंड एट द सेम टाइम ही ऑल्सो परफॉर्म टेस्ट क्रॉस सिर्फ ये चेक करने के लिए कि जो प्रोजेनीज हमें F1 टाइप में मिल रही हैं, F1 जनरेशन जो है हमारी, जो डोमिनेंट फिनोटाइप तो शो कर रही है पर उसका जीनोटाइप क्या है नहीं पता, उसके लिए उन्होंने क्रॉस किया उस डोमिनेंट फिनोटाइप वाली प्रोजेनी को विथ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल, राइट? तो इसमें रेशोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 फिनोटिपिक रेशो इज 3:1. डाईहाइब्रिड क्रॉस में इट इज 9:3:3:1. एंड देन जीनोटिपिक रेशो इज 1:2:1. और अगर आपको मोनोहाइब्रिड के रेशोज याद हैं तो बाय मल्टीप्लाइंग इट 2 times वी कैन गेट द रेशोज फॉर डाईहाइब्रिड क्रॉस एज वेल. तो क्या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है? यस, बिकॉज वी हैव सीन द क्वेश्चन इन 2023 इटसेल्फ जहाँ पे रेशोज ही डायरेक्टली पूछे गए हैं. लाइक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या रेशो है, राइट? डाईहाइब्रिड क्रॉस का 9:3:3:1 है. टेस्ट क्रॉस का 1:1 है. स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस. सो नाउ जब मेंडल ने क्रॉसेस परफॉर्म किए, बेस्ड ऑन दैट ही एक्चुअली प्रपोज्ड 3 important laws of inheritance. Those are law of dominance, segregation and independent assortment. जिसमें से ये 2 laws रिजल्ट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की स्टडी का, जबकि ये पर्टिकुलर है डाईहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट, राइट? उससे डिराइव किया गया है. लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलता है कि डोमिनेंट अलील अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करेगी वेदर इट्स अ होमोजाइगस कंडीशन और अ हेटेरोजाइगस कंडीशन. ये लॉ इज एन एक्सेप्शनल वन. एक्सेप्शनल इन द सेंस कि इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हमें लेटर ऑन देखने को मिले. लकीली फॉर मेंडल, नॉट टू हिम. नाउ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करें, एक यूनिवर्सल लॉ है जो बोलता है कि अलीलिक पेयर गेमीट फॉर्मेशन के टाइम पे सेग्रीगेट करता है. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलता है कि एक अलील का ट्रांसमिशन दूसरे अलील के ट्रांसमिशन को अफेक्ट नहीं करता. दिस इज ऑल्सो हैविंग सर्टेन एक्सेप्शंस. सो क्या ये तीनों लॉज इंपॉर्टेंट है? यस, बिकॉज we have seen the question in 2024 itself which when it talks about Mendel's law of dominance पे आप इनमें से क्या चीज़ प्रपोज कर सकते हो. तो यस, आप प्रपोज कर सकते हो कि क्या चीज़ डोमिनेंट है, क्या चीज़ रिसेसिव है. यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या लिखा है? अलील्स डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन. दिस इज द ओनली लाइन विच इज हैविंग अ लूप होल, क्योंकि अलील अगर डोमिनेंट है तो अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करेगी, रिसेसिव है तो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में करेगी. ठीक है, तो ये गलत है. देन अकर इन पेयर्स, डिस्क्रीट यूनिट्स हैं जो कंट्रोल करती हैं, उन्हें फैक्टर बोला था मेंडल ने. एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. F1 में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में डोमिनेंट फिनोटाइप ही मिलता है सिर्फ, और इसीलिए उसने टेस्ट क्रॉस भी परफॉर्म किया था. सो दिस इज द क्वेश्चन दैट हैव केम अप. इट्स नॉट अ सिंगल वन, मेनी मोर क्वेश्चंस हैव बीन केम. नाउ क्या ये लॉज आर एंटायरली यूनिवर्सल? नहीं, हमने बोला कि एक्सेप्शंस है एंड द एक्सेप्शंस आर आल्सो वेरी प्रोमिनेंट. लाइक वी कुड सी द वेरी फर्स्ट एक्सेप्शन को डोमिनेंस, जो कि मल्टीपल अलीलिज्म भी दिखाता है. मेंडल ने बोला था कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए 2 ही अलील होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं. को डोमिनेंस बोलता है कि सिर्फ एक अलील डोमिनेंट नहीं है, 2 अलील डोमिनेंट है और दोनों इक्वली डोमिनेंट हैं. जैसा कि हम देखते हैं AB ब्लड ग्रुप के केस में कि जब A और B अलील दोनों आते हैं तो एक्सप्रेशन क्या होता है? AB ब्लड ग्रुप, दोनों का बराबर. देन इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलता है कि डोमिनेंट अलील इज नॉट गोइंग टू कंप्लीटली एक्सप्रेस इटसेल्फ अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो. इसी वजह से कैपिटल R स्मॉल r जो जीनोटाइप है, रादर देन शोइंग रेड कलर शोज पिंक कलर. देन अनदर the deviation from the inheritance pattern is pleiotropy, जो कि बोलता है कि एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर सकता है. And opposed to that we have polygenic inheritance.
जो कि बोलता है कि बहुत सारे जीन मिल के एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे। प्लियोट्रोपी हम देख सकते हैं उस जीन में जो पी में स्टार्च सिंथेसिस को कंट्रोल करती है। एंड दिस पर्टिकुलर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हम देख सकते हैं स्किन कलर इन ह्यूमंस में। ये पर्टिकुलर ट्रेट जो है वो पॉलीजेनिक ट्रेट है। सो आर दीज पर्टिकुलर inheritance patterns, the deviations from the original Mendelian inheritance is important? Yes, because we have seen the question in 2024 itself where it talks about कि एक pink flower snapdragon plant है जिसको एक red flower snapdragon plant के साथ क्रॉस किया, then what type of phenotype is expected in the progeny? So यहाँ पे हम जानते हैं कि दोनों पेरेंट्स के पास रिसेसिव एलील नहीं है, इसका मतलब स्मॉल आर जीनोटाइप तो कभी भी नहीं आएगा। तो ये तो ऑप्शन अपने आप ही कट गया जो बोल रहा है वाइट फ्लावर प्लांट आएंगे। नाउ देयर कुड बी वन विद दिस जीनोटाइप एंड वन विद दिस जीनोटाइप, तो रेड और पिंक दोनों ही फ्लावर प्लांट आएंगे। सो सिर्फ सिंगल ऑप्शंस आर ऑल्सो बीइंग ऑब्सोलीट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड। नाउ सिर्फ ऐसा नहीं है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वी हैव सीन अ क्वेश्चन इन द ईयर 2024 इटसेल्फ ऑन एबीओ ब्लड ग्रुप 2, जहाँ पे उन्होंने ब्लड ग्रुप दिया है फादर का, मदर का और चाइल्ड का। तो इन क्वेश्चंस में की क्या है कि आपको हमेशा पता होना चाहिए ओ ब्लड ग्रुप किसका है। तो इसका ब्लड ग्रुप सर्टेन है स्मॉल आई, राइट। अब अगर हम यहाँ पे जीनोटाइप्स देखें तो बहुत क्लियर है। इसके केस में जो प्रोजेनी का जीनोटाइप है दैट इज IBI, तो बी ब्लड ग्रुप बनाएगा, यहाँ पे AB ब्लड ग्रुप बनाएगा, यहाँ पे A ब्लड ग्रुप बनाएगा। तो ये तीन तो अपने आप ही कैंसिल आउट हो गए। अब हमें देखना है कि अगर चाइल्ड में O ब्लड ग्रुप है यानी स्मॉल आई, तो उसको एक स्मॉल आई अपने फादर से मिला होगा और एक अपनी मदर से, यानी दोनों ही पेरेंट्स कैसे होने चाहिए? हेट्रोजाइगस। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? होमोजाइगस। जब उनके पास स्मॉल आई एलील है ही नहीं तो वो चाइल्ड को देंगे कैसे? सो दिस वुड बी रूल्ड आउट। सो द करेक्ट आंसर इज गोना बी ओनली A, राइट। सो दिस इज द कीज टू डू द क्वेश्चंस। Now apart from these exceptions if we see, तो मेंडेलियन वर्क बहुत टाइम के लिए एक्सेप्ट नहीं हुआ। लेटर ऑन डिवरीज, कॉरेंसन, टेशरमार्क ने उसे रीडिस्कवर किया एंड फाइनली सटन एंड बवेरी ने प्रपोज किया क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि एक्चुअली मर्ज करता है मेंडेलियन फैक्टर्स को विद क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। और इसको प्रूव किया TH मॉर्गन ने बाय वर्किंग ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। सो क्या ये इंपॉर्टेंट है? Yes, because we have seen the question in the year 2022 जिसमें सिर्फ यही पूछा गया था कि प्रपोज किसने किया है क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस को, एंड द आंसर वाज स्ट्रेट अवे सटन एंड बवेरी, राइट। देन जब ये थ्योरी प्रपोज की गई, देन multiple avenues have been opened up. So now the next important parameter of this particular chapter जो कि hot favorite है और आप उसको बिल्कुल भी skip नहीं कर सकते is the pedigree analysis, right? Pedigree is very important. इसके लिए कुछ keys है to identify कि आप pedigree को कैसे analyze करेंगे। तो अगर आपको X-linked recessive character identify करना है तो हमेशा देखिए कि क्या कोई ऐसी female है जो affected है, and then check करिए कि क्या उसके father भी affected है। Like over here, this female is affected, पर उसके father affected नहीं है। So that means ये केस X-linked recessive का नहीं हो सकता। If you ever find this, straight away deny that it's an X-linked recessive disorder. अगर आपको देखना है कि कोई ट्रेट डोमिनेंट है या रिसेसिव है तो ऑलवेज लुक कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों अफेक्टेड हैं या नहीं। अगर दोनों अफेक्टेड है तो मोस्ट प्रोबेबली डोमिनेंट होगा। पर अगर हम ये वाला केस देखें तो अगर ये ट्रेट हाइपोथेटिकली डोमिनेंट ट्रेट है तो ये इंडिविजुअल्स के पास ये जीनोटाइप होगा, राइट। तो अगर इनके पास एलील है ही नहीं तो ये अपने चिल्ड्रन को दे कैसे रहे? सो दैट मीन्स डोमिनेंट डिसऑर्डर तो नहीं है। और डोमिनेंट डिसऑर्डर में वन मोर की इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि नन ऑफ द इंडिविजुअल इज गोइंग टू बी द कैरियर। तो इफ यू एवर सी अ पेडिग्री विद कैरियर्स, इट कांट बी अ डोमिनेंट ट्रेट। देन यू लुक फॉर ऑटोसोमल रिसेसिव, राइट। ऑटोसोमल रिसेसिव में जितने अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होंगे वो सब होमोजाइगस रिसेसिव होंगे, लाइक दीज वंस, नॉट दिस वन, राइट। सो इस तरीके से आपको पेडिग्री को एनालाइज करना होता है। सो is this particular topic is important? Yes, because in the past year itself in 2025 we have seen a question on pedigree analysis। और ऐसा नहीं है सिर्फ analysis पे question आते हैं, symbols पे भी question आते हैं that what does this square represent, what does these double line between the individuals represents a consanguineous mating and all। So अगर हम इस pedigree को analyze करें quickly तो मैंने भी आपको बताया कि dominant trait में carriers present नहीं होते, but this pedigree is showing it।
सो दैट इज द रीजन वाई वी कैन स्ट्रेट अवे डिनाई द फैक्ट कि ये कोई डोमिनेंट डिसऑर्डर हो सकता है. अब हमें देखना है कि क्या ऑटोसोमल रिसेसिव है. तो ऑटोसोमल रिसेसिव है तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर है जीनोटाइप्स. ये ऐसा होगा इंडिविजुअल, ये ऐसा होगा इंडिविजुअल, और ये इंडिविजुअल ऐसा होगा. अब इस इंडिविजुअल के पास दो स्मॉल ए एलील होने के लिए उसे एक अपनी मदर से और एक अपने फादर से मिलना चाहिए, बट फादर के पास तो ये एलील है ही नहीं. दैट मीन्स ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट भी नहीं है. सो नाउ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद is the X-linked recessive. So let's see whether it follows that pattern or not. So जब भी हम X-linked recessive की बात करते हैं तो we can straight away write it. So यहाँ पे X dot जो है उनको हम consider कर रहे हैं कि उनके पास trait है. So this is gonna be XY, X dot X, X dot X, XY, X dot X, X dot X, X dot Y. Right? So पूरा inheritance pattern follow हो रहा है and that is the reason why we can straight away say that it's a pedigree of X-linked recessive one. और इसी basis पे अब हम identify कर सकते हैं कि carrier की probability क्या होगी. क्रॉस किसके बीच में करना है, X dot X और X dot Y के बीच में. तो यहाँ पे हमें एक ये individual मिलेगा, एक ये और एक ये. This is the only individual which is going to have no disease and also a carrier. Right? So simple 1/4 is the answer correctly given in option number 1. So this is how the pedigree needs to be solved. Always focus on the key or the clues that are being given in the question, and based on that practice as many questions as you can. Now another important area of this particular chapter is the Mendelian inheritance shown by the disorders. So genetic disorders को broadly classify किया है into two categories, Mendelian disorders and the chromosomal disorder. Mendelian disorders में कोई जीन में alteration होता है, तो उसमें दो तरह के inheritance pattern हमें देखने को मिल सकते हैं, autosomal and X-linked. Autosomal में dominant disorder जो mentioned है, that's myotonic dystrophy, where we are going to see certain atrophy in the muscles. So in this particular disorder generally pedigree based question या cross based questions आते हैं. तो इसमें हमें हमेशा याद रखना है कि जितने भी unaffected individual हैं वो homozygous recessive होंगे. Now recessive disorders में we have been given with phenylketonuria, जिसमें phenylalanine hydroxylase जो phenylalanine को tyrosine में convert करता है, that is being impaired. Thalassemia में alpha या beta chain जो है hemoglobin की उनकी reduced synthesis हो रही है, और sickle cell anemia में 6th position पे एक mutation होने की वजह से glutamic acid is changing into valine, जिसकी वजह से incorrectly functioning beta globin chain बन रही है. इन disorders के लिए again pedigree based या क्या cause है इस पे questions आते हैं, और यहाँ पे अगर पेडिग्री बेस्ड या क्रॉस बेस्ड क्वेश्चंस आए तो हमें याद रखना है कि इनमें जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है वो होमोजाइगस रिसेसिव होंगे, अनलाइक दीज जहाँ पे अनअफेक्टेड वंस थे. देन वी हैव एक्स लिंक्ड, जिसमें डोमिनेंट डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं. डोमिनेंट डिसऑर्डर्स की अगर मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा ब्रीफ नहीं है, तो उस पर इतना फोकस नहीं करना. वी हैव टू लुक फॉर रिसेसिव डिसऑर्डर्स जो कि मेंशन है, लाइक हीमोफीलिया, जहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर जो बनाती है जीन वो अफेक्टेड है, और कलर ब्लाइंडनेस में जो कलर डिफ्रेंसिएशन की जो जीन्स हैं इन द रॉड्स ऑफ आवर आइज वो अफेक्टेड है, राइट, इन द कोन्स ऑफ द आइज, दोज आर अफेक्टेड. तो यहाँ पे हीमोफीलिया में एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आपको कभी भी कोई फीमेल जिसको ये डिसऑर्डर हो वो बहुत ही रेयरली देखने को मिलेगी, बिकॉज दिस इज क्वाइट लीथल. लेकिन यहाँ कलर ब्लाइंडनेस में यू कैन सी द फीमेल्स विच आर कलर ब्लाइंड इन द पॉपुलेशन रियली ईजिली. तो इन पर बेस्ड क्वेश्चंस क्या हमने देखे हैं PYQs में? यस, वी हैव सीन इन द ईयर 2022 ऑल्सो, जहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था. सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया और ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट. अभी हमने देखा नन ऑफ देम इज डोमिनेंट and only sickle cell anemia is autosomal trait. This is X-linked recessive. Then sickle cell anemia and hemophilia are disorders of the blood. Yes, in this the beta globin chain is not functioning properly, and in this clotting factors are not coming up. So बहुत ही easy question है, statement based, पर बहुत सारे cross based questions भी हमने देखे हैं जो हमें previous years में देखने को मिले हैं. Right? Now coming to the last but not the least important topic, which is chromosomal disorders. तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स दो तरीके के हो सकते हैं. पॉलीप्लॉइडी, जिसमें आपका प्रॉपर डिवीजन नहीं हुआ आफ्टर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, राइट. तो पॉलीप्लॉइडी यूजुअली एनिमल्स के केस में नहीं देखने को मिलती, सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिलती है. एन्यूप्लॉइडी ऑन द कॉन्ट्री जो नॉन डिसजंक्शन की वजह से देखने को मिलती है, ये हम एनिमल्स में और ह्यूमंस में देख सकते हैं. लाइक ह्यूमंस में वी कुड सी डाउन सिंड्रोम, जहाँ पे ट्राइसोमी है 21st क्रोमोसोम की, लाइक यू कुड सी हियर. Then we could see Klinefelter syndrome जहाँ पे extra X की कॉपी है.
like we could see here. And in Turner syndrome we could see the absence of X chromosome, which you could see there. So इनके क्या symptoms हैं, किस particular chromosome के affect होने की वजह से ये disorders हुए, these are the questions that are being asked. So is it important? Yes, because we have seen the question in the year 2024 where they have asked कि कौन सा डिसऑर्डर किस क्रोमोसोम के अफेक्ट होने की वजह से होगा. सो डाउन सिंड्रोम होता है 21st क्रोमोसोम के अफेक्ट होने की वजह से ट्राइसोमी हो जाती है. दिस इज द ओनली ऑप्शन विच इज हैविंग इट. थैलेसीमिया 16th क्रोमोसोम, बीटा थैलेसीमिया 11th क्रोमोसोम HBB जीन, अल्फा थैलेसीमिया HBA1 एंड HBA2 जीन के ऑल्टरकेशन से, क्लाइनफेल्टर एक्स्ट्रा एक्स की कॉपी प्रेजेंट होने से, राइट. सो दिस इज हाउ many questions have been came in previous years. You have seen in 2024 itself multiple questions came, and the repeat was not, the trend is not being changed in the year 2025 as well. So ये बहुत ही important topic है. So this is how you could do the effective revision in short span of time and can practice much more questions. So keep practicing and keep preparing for this exam to ace the results. Thank you so much.